हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो कैसे हो गाइस आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपसे कि आज के लेक्चर में, आज के क्लास में हम आपके सामने एक मॉक अटेम्प्ट करके दिखाएंगे, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं और किन क्वेश्चंस को आपको बाद में अटेम्प्ट करने के लिए रखने हैं। ये सारी बात आपसे हम यहाँ पे आज के इस मॉक में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये बता दो कि सर ये मॉक लगाने का प्रॉफिट क्या है, अभी से मॉक लगाना क्यों जरूरी है। तो अगर हम इसकी बात करें कि सर अभी से मॉक लगाना क्यों जरूरी है, तो इसके दो प्रॉफिट निकल के आते हैं। सबसे पहली बात ये कि सर आप पहले ये देखो कि आप खुद का सेल्फ एनालिसिस करो कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, वो आप इस मॉक के थ्रू कर पाओगे। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जिन सब्जेक्ट का रिवीजन आप कर चुके हो, क्या उन सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो क्या वो क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं हम सर पढ़ तो लिए, रिवीजन तो कर लिए, लेकिन जब वही सेम चीज आपसे क्वेश्चंस के फॉर्म में आ रहे हैं तो आप हो सकता है कि क्वेश्चन ही गलत कर जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक पढ़ के, ठीक है, अगर उसके क्वेश्चन आप लगाओगे तो बट ऑब्वियसली वो क्वेश्चन अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा है तो उसके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट को? प्रॉब्लम वहां पे आती है जब सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक साथ मिलते हैं आपको, तब आपके पास प्रेशर बनता है, तब आपका दिमाग ये काम करना बंद कर देता है कि सर, तब आप कंफ्यूज करते हो एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जब सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक साथ आते हैं। तो इसलिए आपको पहले से इतनी प्रैक्टिस करके जानी एग्जाम में कि अगर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक साथ याद आ रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको एक साथ ध्यान है, आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो। दूसरी बात, सर अभी मैंने तो सारे सब्जेक्ट का रिवीजन ही नहीं किया, तो फिर मैं मॉक कैसे अटेम्प्ट करूं? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहीं पे निकल के आती है कि सर आप जिन सब्जेक्ट का रिवीजन कर लियो, चेक करो उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर पा रहे हो वेल एंड गुड है, नहीं कर पा रहे हो तो उसके सोल्यूशन चेक करो, उसका एक्सप्लेनेशन चेक करो और वापस जाके उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करो। दूसरी बात, ऐसे टॉपिक जिसका रिवीजन अभी आपने रिसेंट में नहीं करा लेकिन उन सब्जेक्ट को आपने पास्ट में कभी ना कभी पढ़ चुके हो, तो आपको यह करना है कि सर अभी मैंने रिवीजन तो नहीं किया लेकिन सब्जेक्ट पहले पढ़ रखा, तो आपको एग्जैक्ट चीजें नहीं ध्यान होंगी लेकिन थोड़ा बहुत टूटा फूटा इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, थोड़ी बहुत चीजें आपको याद आएंगी अगर आप क्वेश्चन देखोगे। तो आप देखो ना कि ऐसे टॉपिक जिसका आप रिवीजन भी नहीं किए हो लेकिन उसके थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे ना सर, तो ऐसा कभी नहीं आएगा कि जब आपको लगेगा कि सर अब मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमको टेस्ट देने की जरूरत है। ये टाइम आपके पास कभी नहीं आने वाला है। तो इसलिए अभी से हमको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन हम लगाएंगे जिसका रिवीजन हम कर चुके हैं, और ऐसे टॉपिक जो कभी हमने पास्ट में पढ़ रखा है। देखो, क्या कुछ चीजें आपको रिकॉल कर पा रहे हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम? कभी कुछ ऑप्शन से क्या आप सोल्यूशन निकाल पा रहे हो? क्योंकि देखो, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जब आपने कभी कुछ पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत रिलेट करके आप आंसर निकाल पाते हो, ठीक है। तो इन सारी बातों की प्रैक्टिस हम यहाँ पे आज करने वाले इस मॉक के थ्रू। तो सबसे पहले आप एक काम कर लेना कि आप प्रैक्टिस मॉक के एप्लीकेशन पे या फिर प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट पे, ये इंजीनियरिंग सेक्शन में जाना, वहां पे आपको एसएससी जेईई के मॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इन मॉक्स में आपको पहला मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप सिंपल हो क्या करो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसके बाद क्या करो, उसका सेल्फ एनालिसिस करो, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और गलत भी हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, कहाँ पे गलतियां हो रही है, उन सारे चीजों को आप नोट डाउन करो, उन सारी चीजों को प्रॉपर आप नोट डाउन करो। आप हमेशा एक नोट कैरी करो, जब भी आप मॉक दे रहे हो ना, आप मॉक दे रहे हो हमेशा अपने साथ एक नोट्स रखो, ठीक है। उस नोट्स में उन सारे पॉइंट को मेंशन कर दो जो आप वहां पे गलतियां करो उस टेस्ट में, क्योंकि देखो यही सारे क्वेश्चन वापस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी से रिलेटेड, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। अगर आपने प्रॉपर 10 मॉक दे दिया, अगर आप प्रॉपर 10 मॉक दे दिए, ठीक है, और उसके सारे की पॉइंट, सारे इंफॉर्मेशन जो आपको आते हैं वेल एंड गुड है, आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। जो नहीं आते हैं उसको क्या करो, आप एक नोट्स पे नोट डाउन करो और उसको क्या करो, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, ठीक है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम सीधे क्या करेंगे, सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये अपने मॉक, ये अपना पहला मॉक है और पहला मॉक का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देखना। और इसमें क्या देखो, अगर हम इस मॉक की बात करें, इस मॉक में सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है जो एसएससी जेईई के सिलेबस में मेंशन है, और इसका वेटेज उसी तरीके से रखा गया है जो एग्जाम में वेटेज आता है। तो आपको ये यहाँ पे एक प्रॉफिट मिल जाएगा कि जैसा पेपर एग्जाम में मिलने वाला वैसा हूबहू पेपर का आपके यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा हम अपना पहले क्वेश्चन पे आते हैं, और आपका पहला क्वेश्चन जो है वो किस पे, सर्वेइंग पे। पहला क्वेश्चन आपका सर्वेइंग पे, और क्वेश्चन में देखो पूछा क्या जा रहा है, अगर आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है
कि अ प्लान ऑफ एन एरिया ड्रॉन विद ओरिजिनल स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर इज श्रंक सच दैट अ लाइन ओरिजिनली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन अ प्लान मेजर नाउ 14.5 सेंटीमीटर। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको एक स्केल दे दिया गया है, स्केल दे दिया गया कितना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, और आपसे क्या दिया गया है कि वहां पे वो जो प्लान है वो क्या कर रहा है, वो प्लान श्रिंक कर रहा है, और उसका क्या दिया गया श्रंक, वहां पे एक लाइन गिवन है कितना 14.5 सेंटीमीटर का, वो श्रंक करके कितना बन जा रहा है 15 सेंटीमीटर लाइन है, वो श्रंक होकर 14.5 सेंटीमीटर लाइन बन रही है। आपको बताना श्रंक स्केल बताना है। तो सर आपको पता है क्या कि जो श्रंक स्केल होता है क्या होता है, जो श्रंक स्केल होता है ये क्या होता है, जो श्रंक स्केल होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक फैक्टर। ठीक है, ये तो होता है क्या, श्रंक स्केल क्या होता है, ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक फैक्टर। आपको देखना है यहाँ पे, आप एक बात देखना, जब आप ओरिजिनल स्केल कितना है यहाँ पे गिवन है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर है तो इसका RF कितना हो जाएगा 1/10, क्या अगर 20 बढ़ा दो, क्योंकि क्या करना होगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना जाएगा 1/1000। ठीक है, आपको श्रिंकेज फैक्टर लिखना है। श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, श्रिंकेज फैक्टर होता है कितना श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और श्रंक लेंथ आपके पास कितना है 14.5 सेंटीमीटर हो गया, 14.5 सेंटीमीटर अपॉन 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है श्रंक स्केल पूछा जा रहा है, ओरिजिनल स्केल गिवन है, कुछ नहीं करना। ओरिजिनल स्केल में किससे मल्टीप्लाई करना, श्रंक फैक्टर से, श्रिंकेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। और श्रंक फैक्टर कितना होता है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, 14.5 अपॉन 15। ठीक है, अब एक बात बता दो सर, आपको रिपोर्ट कैसे करना है, रिपोर्ट आपको करना है कैसे, कि आपको रिपोर्ट करना है कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, यही बताना आपको, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, अगर आपको 1 सेंटीमीटर बताना कि कितने मीटर के बराबर है, तो आप क्या करोगे कि 1 को ऊपर रखोगे, सारी चीजों को नीचे लाओगे। तो आप देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, इस बात को समझना। मैं क्या करूंगा 1000 यहाँ पे लिखना है इंटू कितना 15/14.5, 15/14.5। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नीचे वाला अमाउंट होगा, ये जो नीचे वाला अमाउंट होगा वही क्या होगा, वही यहाँ पे वही सेंटीमीटर में होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दैट मच ऑफ द सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको बस इसको सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, बस इस नीचे वाले को, इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको मैं यहाँ पे देखते कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें 15, अगर मैं ये सॉल्व करूँ 15/14.5 सॉल्व करूँ, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, 15/14.5 सॉल्व करूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि आप देखो आपको बस ये नीचे वाला अमाउंट सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे 15 अपॉन कितना जाएगा, इससे क्या करेंगे 5 से क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, 30/29 बनेगा। अब 30/29 किसके अप्रॉक्स बनेगा, किसके अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये आंसर, तो देखो कितना जाएगा 1, ये कितना जाएगा 1.03, ये कितना आएगा 1.03 के आसपास आएगा, कितना का 1.03 के आसपास आएगा। अगर ये 1.03 के आसपास आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखना क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये आ रहा कितना 1.03 के आसपास, तो ये हो जाएगा कितना 1030 इतना आएगा। ठीक है, ये जो श्रंक स्केल होगा ये क्या होगा, श्रंक स्केल इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर ये श्रंक स्केल इतना आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 1030 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, यहाँ से आ जाएगा, अगर ये आएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1030 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर कितना मीटर हो जाएगा 10.30 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो कितना जाएगा, ये आंसर कितना जाएगा 1 पॉइंट, इसका कौन सा जाएगा ए पार्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा ए पार्ट होगा। तो कैसे सॉल्व करना, हमने आपको बताना था कुछ नहीं, श्रंक स्केल बताना था। आप क्या करोगे, ओरिजिनल स्केल में श्रंक फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। ओरिजिनल स्केल कितना, आप डायरेक्ट देख लो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 10 मीटर है, तो 1 अपॉन कितना जाएगा 10 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे, 10 × 100 करेंगे तो कितना जाएगा 1000 जाएगा। और श्रंक फैक्टर कितना हो जाएगा, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ कितना 14.5 सेंटीमीटर अपॉन 15 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है उसके लिए हमने बता दिया कि आपको रखना है न्यूमरेटर में हमेशा 1 रखना है, और जब आपको न्यूमरेटर में हमेशा 1 रखना है तो सारा कैलकुलेशन हम कहाँ पे करेंगे, डिनोमिनेटर में करेंगे। तो हम इसको कितना लिखेंगे 15/14.5 लिखेंगे, और इस 15/14.5 को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। इस 15/14.5 को क्या करेंगे, अलग से सॉल्व कर लेंगे। और जब इसको अलग से सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगा कितना, अप्रॉक्सीमेट 1.03 आएगा। यहाँ पे पुट कर दोगे, कुछ
नहीं करना, यहाँ पर पुट करोगे 1030 बनेगा। इसका मतलब ये बना कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ, 1030 सेंटीमीटर के बराबर हुआ। तो आपसे मीटर में पूछा गया कितना हो जाएगा, 10.31 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखो, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप चेक कर लो। ठीक है, सोल्यूशन चेक कर लो क्या है। ठीक है, अब देखो पहले के आंसर क्या हो जाएगा, और ये सारी बात यहाँ पे लिखा है कि वर्जिनल स्केल कितना है, श्रंक स्केल कितना है, और श्रंक फैक्टर बताना है, और लास्ट में क्या करना है, इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। तो आपने क्या करा, आप बता दिए क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब चेक करना क्या। सो वाटर फ्लोज अ रेट ऑफ 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इन ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 3 मीटर वाइड। ठीक है, द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द फ्लो, राइट। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे रेक्टेंगुलर चैनल गिवन है और आपको क्या बताना है कि सर क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू बता दीजिए। तो आपको पता है क्रिटिकल डेप्थ कितना होता है, आपको पता है क्रिटिकल डेप्थ कितना होता है, क्रिटिकल डेप्थ वाईसी कितना होता है, ये होता है क्यू स्क्वायर जी की पावर 1/3। ठीक है, अब देखना किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला कि वाईसी कितना होता है, क्यू स्क्वायर बाई जी की पावर 1/3। बट आपको सॉल्व कैसे करना, इस बात को समझो यहाँ पे कि आपको सर बताया गया, आपको बताया गया कि फ्लो रेट कितना, क्यू की वैल्यू दिया गया कितना 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, और चैनल की विड्थ गिवन है कितनी, चैनल की विड्थ गिवन 3 मीटर। तो आप सबसे पहले एक काम कर लो, क्यू की वैल्यू बता दो, क्यू की वैल्यू कितना, क्यू अपॉन बी, क्यू कितना था, क्यू अपॉन बी, और क्यू कितना दिया हुआ 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, और बी की वैल्यू कितना दिया हुआ 3 मीटर। ये क्या होता है, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि 10 क्यू कैपिटल क्यू क्या है, मीटर क्यूब पर सेकंड को अगर हम विड्थ से डिवाइड कर रहे हैं तो जो स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी या क्या होगा 10/3 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। स्मॉल क्यू क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। अब आपको बताना है वाईसी की वैल्यू, तो आप इस चीज को यहाँ पे नहीं सॉल्व करोगे, पहले आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो। देखो किस तरीके से सॉल्व करना, आप ये देखो, आप वाईसी को जब यहाँ पे क्यू की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे तो कितना बनेगा, 10 का स्क्वायर बनेगा अपॉन 3 का स्क्वायर बनेगा, और जी की वैल्यू कितना पुट करोगे, 10 पुट कर दो। ठीक है, जी की वैल्यू 10 क्यों पुट करोगे, देखो ऑप्शन इतना दूर दूर है ना, अगर जी की वैल्यू आप 10 पुट कर दोगे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 9.8 की जगह क्या पुट करोगे, 10 पुट करोगे, और 9.8 की जगह पर जी की वैल्यू 10 पुट करोगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सर ये कैलकुलेशन तो बहुत टफ है, बिना कैलसी का होगा ही नहीं, होगा बिना कैलसी का, कैसे होगा, बस इसी को तो समझना है कि सर बिना कैलसी का कैलकुलेशन नहीं होगा, लेकिन आपसे नहीं होगा, और जिससे होगा उसी का सिलेक्शन होगा। ये बात समझो आपको कि आपको यही तो करना है कि सर मैं पहले से प्रैक्टिस करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, ऐसे न्यूमेरिकल को भी अटेम्प्ट कर पाओ जो बाकी लोग नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। देखना कैसे सॉल्व करना है। आप 10 को 10 से कैंसिल कराओ, कितना बनेगा, ये 10/9 बचेगा। अब सर ये 10/9 का तो 1/3 बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है सर, ऑप्शन भी चेक करते रहेंगे साथ साथ में। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आपकी तीसरी आंख खुली होनी चाहिए, और आप तीसरी आंख से हमेशा ऑप्शन को हमेशा देखते रहोगे, ये सबसे जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर जाके ऑप्शन चेक करोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपके ध्यान ऑप्शन पे भी होना चाहिए। आप देखो अगर हमको क्या करना है, वाईसी की वैल्यू कितना 10/9 की पावर 1/3, अब हमको पता 10/9 को आप सॉल्व कर लो कितना जाएगा, ये आएगा कुछ 1.111 समथिंग आएगा, इतना आएगा। अब इसका क्या करना, क्यूब रूट करना। सर क्यूब रूट मेरे से नहीं होगा, बिना कैलसी का क्यूब रूट नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन तो चेक करो कि सर एक बात बता दो मुझे, जब आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट करोगे तो उस नंबर का जो वैल्यू निकल के आएगी वो तो उस नंबर से कम ही निकल के आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि आप किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट करोगे तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी, वो जो रिजल्ट निकल के आएगा, वो रिजल्ट क्या होगा, उस नंबर से कम ही तो निकल के आएगा। अगर आप 8 का क्यूब रूट कर लो या स्क्वायर रूट कर लो, अगर आप 8 का क्यूब रूट करोगे तो ये कितना होता है, अगर आप 8 का क्यूब रूट करोगे कितना हो जाएगा, 2 आता है। तो ये जो 2 आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा ये 8 से तो कम ही आएगा ना। तो ऑप्शन यहाँ पे इसी तरीके से फ्रेम किया गया। कैसे फ्रेम किया गया, देखो 1.111 की क्या करना है, क्यूब रूट करना है, तो ये वैल्यू क्या होगा, इससे तो कम ही आएगा। तो इससे कम किस में, आप चेक कर लो किस में, डी ऑप्शन में इससे कम है। क्या करना है, इससे कम किस में, डी ऑप्शन में। ठीक है, तो बस यही काम करना है कि आपको देखो ना किस तरीके से क्वेश्चन, ये नहीं कि सर कैलसी ने सॉल्व नहीं होगा, सर उस तरीके से ऑप्शन फ्रेम किया गया होगा कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि सर इसका रिजल्ट किसके आसपास आएगा। आपको नहीं एग्जैक्ट पता है कि इसका आंसर 1.04 आएगा, लेकिन आपको ये पता है कि सर किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, उस नंबर से छोटा ही तो आएगा। अच्छा दूसरी बात एक और बात, अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑप्शन होता कितना 0. मान लो 1 से, तो सर आप ये बताओ इससे छोटा था, अगर एक ऑप्शन मेरे को बना देगा कितना 0.85 मीटर।
अब तो ये भी छोटा हो गया 1 से, अब तो ये भी छोटा हो गया, क्या ये भी इस नंबर से छोटा हो गया। सर अब बताओ कौन सा सही होगा। सर अभी भी आंसर 1.04 ही होगा। अब क्यों होगा सर, आपको पता है अगर किसी भी ऐसा नंबर किसी भी 1 से बड़े नंबर का अगर आप क्यूब रूट करोगे तो उसकी वैल्यू कितना आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। समझ रहे हो कि आप अगर किसी भी 1 से बड़े नंबर का क्यूब रूट करोगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यही तो एप्टीट्यूड है, यही एप्टीट्यूड है कि अगर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर किसी भी नंबर आ गया, आपसे क्वेश्चन में आ गया यहाँ पे कि इस नंबर का क्या करना, क्यूब रूट करना है, तो आपको पता है ये नंबर 1 से बड़ा है तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा। तो अगर 1 से बड़ा होगा तो अभी भी 0.85 आंसर नहीं होगा। तो ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है। इस यही फायदा क्या करने का, मॉक देने का। तो आप ये क्वेश्चन, मैं बताऊं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इस टाइप एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं, बट इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप ऑप्शन के थ्रू जाओगे, इसका आंसर कितना जाएगा, 1.04 होगा, ठीक है। चेक करना क्या है, तो 1.04 इसका आंसर होगा। अब सोल्यूशन यहाँ पे देखो मेंशन है, ठीक है। कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू 10 है, बिट इतना, आप क्या करोगे इसमें पुट करोगे और वैल्यू निकाल लोगे। एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं निकालना, आप ऑप्शन से चेक कर लोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करना है। सो द सुटेबल मेथड फॉर इरिगेशन हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड, ठीक है। आपसे ये बोला जा रहा है कि हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड की, ठीक है, कौन से हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड के लिए, तो इसके लिए कौन सा मेथड सुटेबल है, तो इसके जो मेथड सुटेबल है स्प्रिंकलर मेथड है। कौन सा, स्प्रिंकलर मेथड है, ठीक है। इसके लिए कौन सा मेथड है, स्प्रिंकलर मेथड है। इसके लिए कौन सा मेथड हो गया, हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है, तो स्प्रिंकलर मेथड सुटेबल है। सर यही क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है, यही तो नहीं आएगा एग्जाम में। क्या आएगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि स्प्रिंकलर मेथड किस के लिए, कहाँ इसकी सुटेबिलिटी कहाँ पे निकल के आती है, इसकी सुटेबिलिटी कहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। तो आप देखो जो इसकी सुटेबिलिटी निकल के आती है जहाँ पे कहाँ पे, तो आप देख लो किसके लिए, इर्रेगुलर टोपोग्राफी में, इरेगुलर टोपोग्राफी में इसकी सुटेबिलिटी निकलती आती है यहाँ पे लैंड हैविंग स्टीपर ग्रेडियंट, सॉइल कौन सा है, इजीली इरोडेबल सॉइल है, और क्या है, कौन सा है, ये लगभग सारे सॉइल के लिए सुटेबल है रेदर देन हैवी सॉइल को छोड़ के, ठीक है। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल एक्सेप्ट हैवी सॉइल, ठीक है। हैवी सॉइल को छोड़ के लगभग सारे सॉइल को सुटेबल है, ठीक है। और कहां पे इसको सुटेबिलिटी निकल जाती है, सॉइल हैविंग हाई परमेबिलिटी, क्या, सॉइल हैविंग हाई परमेबिलिटी, हाई वाटर टेबल, ठीक है। ये सारी पॉइंट आपको क्या रखना, ध्यान रखना है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज कहाँ पे, सुटेबिलिटी कहाँ पे निकल के आती है, वो सारी बात यहाँ पे। कौन सा, पहले तो मॉड्यूलेटिंग लैंड आपने देख लिया, मॉड्यूलेटिंग लैंड बोल दे या अंडुलेटिंग लैंड बोल दे, क्या बोल दे, अंडुलेटिंग लैंड बोल दे, ठीक है। तो ये सारे जगह पे जहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज निकल के आता है, ठीक है। देखना एक बात समझो कि स्प्रिंकलर इरिगेशन हम कहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहली बात ऐसे जगहों पे जहाँ पे इर्रेगुलर टोपोग्राफी हो, या फिर जहाँ पे अंडुलेटिंग लैंड हो, ठीक है, या जहाँ पे स्लोप क्या हो, स्टीपर स्लोप हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, जहाँ पे स्टीपर स्लोप होगा, जहाँ पे अंडुलेशन ज्यादा होगा, वहाँ पे पानी रुकेगा ही नहीं। अगर वहाँ पे पानी नहीं रुकेगा, अगर आप जनरल इरिगेशन करोगे, पानी वहाँ से क्या होगा, ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाएगा। और जब पानी वहाँ पे ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाएगा, सॉइल में क्या किया, सॉइल में सीप किया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे फायदा ही नहीं है ऑर्डिनरी इरिगेशन का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन। और ये सारे पॉइंट आप नोट कर लो कि और कहाँ पे इसका यूज निकल के आता है, ठीक है। ये और कहाँ पे इसका यूज निकल के आता है।
ये सारे टाइप ऑफ सॉइल के लिए सुटेबल है, रादर देन बस आप छोड़ दो क्या सा हैवी सॉइल को छोड़ दो, ठीक है। अब चेक करना क्या है, अब अगर हम सोल्यूशन पे अगर आप चेक करो तो इसका आंसर क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है। और ये सारी बातें बाकी ऑप्शन के बारे में भी गिवन है कि सर स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, ये सारी बातें मेंशन है। क्या करते हो इसमें वाटर को कैसे अप्लाई करते हो, इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को एक स्प्रे के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। क्या होता है, स्प्रे। आपके पास क्या होता है, ठीक है, आपके पास क्या करते हो, इसमें अप्लाई करते हो इन दी फॉर्म ऑफ स्प्रे। स्प्रे के फॉर्म में क्या करते हो, स्प्रे के फॉर्म में वाटर को अप्लाई करते हो, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर ऑल क्रॉप्स एक्सेप्ट देन द राइस। ये सारे लगभग सारे क्रॉप्स के लिए सुटेबल है। बाकी ऐसे क्रॉप को छोड़ दो जहां पे पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, जहां पे पानी की जरूरत ज्यादा है वहां पे क्या करोगे, वहां पे स्प्रिंकलर मेथड सुटेबल नहीं है। बाकी लगभग सारे टाइप के क्रॉप्स के लिए क्या है, सुटेबल है। दूसरा क्या, लाइट सॉइल के लिए सुटेबल है, यहाँ पे मेंशन क्या, हैवी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है। बाकी अगर आप देखो मेनली किसके लिए करते हैं, टी, कॉफी और वेजिटेबल के खेती के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर मेथड यूज करते हैं। बाकी अगर ड्रिप इरिगेशन की बात करें, ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन में वाटर को डायरेक्टली प्लांट के रूट में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं कि वाटर को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट के रूट में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। इससे क्या प्रॉफिट निकल के आता है, सर स्प्रिंकलर मेथड में एक डिसएडवांटेज ये था कि ड्यू टू द इवापोरेशन की वजह से जो लॉस निकल गया था वो ज्यादा निकल गया था, ठीक है। स्प्रिंकलर मेथड में एक जो सबसे बड़ा फायदा ये था, वहां पे कन्वेयंस लॉस जीरो मिलता है स्प्रिंकलर मेथड में, क्योंकि हम स्प्रिंकलर मेथड में वाटर को किसी चैनल के थ्रू क्या करें, किसी चैनल के थ्रू वाटर को लेके नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वाटर को डायरेक्टली क्या करते हैं, स्प्रिंकल के फॉर्म में अप्लाई करवा रहे हैं। तो अगर हम वाटर को किसी चैनल में ट्रांसपोर्ट करके नहीं ले आ रहे हैं तो कन्वेयंस लॉस क्या होगा, कन्वेयंस लॉस क्या हो जाएगा, स्प्रिंकलर मेथड में जीरो मिलता है। लेकिन जब वाटर को एक स्प्रे के फॉर्म में हम क्या करते हैं, प्लांट पे अप्लाई करते हैं, तो वहां से इवापोरेशन लॉस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और वो काम यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन में वो काम यहाँ पे हट जाएगा, वो डिसएडवांटेज आपको खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ड्रिप इरिगेशन क्या करते हो, वाटर को डायरेक्टली प्लांट के रूट में अप्लाई करते हो। जब वाटर को डायरेक्टली प्लांट के रूट में आप अप्लाई करोगे तो कन्वेयंस लॉस के साथ साथ इवापोरेशन लॉस भी खत्म हो जाएगा। तो आप देखना ड्रिप इरिगेशन क्या है। तो अगर हम ड्रिप इरिगेशन की बात करें, so it is one of the least method of irrigation which is becoming increasingly popular in area with acute scarcity of the irrigation water and salt problem। जहां पे पानी की कमी है, जहां पे क्या पानी की कमी, पानी की अवेलेबिलिटी कम है, वहां पे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन दोनों पॉपुलर हो जाता है, दोनों मेथड सुटेबल हो जाता है। लेकिन उस केस में हम ड्रिप इरिगेशन को ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा एडवांटेज देते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगर आपको फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, किसी टाइप के केमिकल्स को अगर आपको प्लांट में अप्लाई करना है, तो क्या करें, ड्रिप इरिगेशन में जब आप वाटर अप्लाई कर रहे हो उसके साथ साथ उस फर्टिलाइजर या केमिकल को उसमें मिक्स कर लेते हैं और उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट के रूट जोन में हम अप्लाई कर देते हैं। बाकी यहाँ पे चेक कर लेना फ्यूरो मेथड क्या, फ्यूरो में क्या करते हैं हम, जो अब जिस एरिया प्लांट पे आपको इरिगेशन करना होता है उस एरिया प्लांट में क्या करते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एक चैनल बना देते हैं। एक चैनल बना देते हैं। इस चैनल को हम फ्यूरो बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पानी को फ्लो करवा देते हैं और फिर क्या करता है, पानी इस फ्यूरो के माध्यम से क्या करता है, जहां पे आपने प्लांट लगाया हुआ वहां पे पानी क्या करता है, परकोलेट कर जाता है और वाटर को वहां से पानी मिल जाता है, ठीक है। सॉरी, प्लांट को वहां से क्या मिलता है, वाटर मिल जाता है, ठीक है। ये सारी बात हो गई कौन से, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्प्रिंकलर मेथड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्प्रिंकलर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार चेक कर लेना कि स्प्रिंकलर मेथड की सुटेबिलिटी कहाँ पे निकल के आती है, इसका क्या एडवांटेज है, इसका क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, चेक करना क्या, ठीक है। चौथा क्वेश्चन चेक करना क्या, इफ विद इन अ जोन ऑफ सैचुरेशन an impervious deposit below pervious deposit is found to support a body of saturated material, then this body of saturated material is known as, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, आपसे ये बोला जा रहा है, ठीक है, आपसे क्या बोला जा रहा है कि मान लो कि आपसे ये एक बॉडी है, ठीक है। आपसे क्या है, यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई इम्परमिएबल लेयर आ जाए, क्या जाए, इम्परमिएबल लेयर, अगर यहाँ पे कोई इनपरमेबल लेयर आ जाए, ये सारा का ये जितना भी था ये परमेबल लेवल था, ठीक, ये सारा ये क्या था, ये परमेबल लेवल था। अगर इसके बीच में कोई इम्परमेबल लेयर आ जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे वाटर रुकना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे वाटर रुकना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर रुकना शुरू हो जाएगा। तो हम इस लेयर को, इसको क्या बोलते हैं, देखो अगर हम मानते हैं यहाँ पे आपका वाटर टेबल यहाँ पे कहीं है, मैं मानता हूँ यहाँ पे आपका कोई वाटर टेबल है, ठीक है।
वाटर टेबल आपका कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, वाटर टेबल यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या, ये जोन ऑफ सैचुरेशन है, क्या है, जोन ऑफ सैचुरेशन है। और ये आपका क्या है, ये आपका वाटर टेबल है, ठीक है। अगर ये आपका वाटर टेबल है तो अगर हम इसकी बात करते हैं, क्या ये इसको हम बोलते हैं एक्वीफर बोलते हैं, ठीक है, एक्वीफर बोलते हैं। लेकिन अगर क्या होगा, अगर आपका जो ये परमेबल लेयर है, जहां से पानी पर्कुलेट करके कहाँ पे, जहां से वाटर क्या कर रहा है, पर्कुलेट करके कहाँ पे आके मिल रहा है, वाटर टेबल में आके मिल रहा है, ठीक है। पानी पर्कुलेट करके वाटर लेयर में, वाटर टेबल में आके मिल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, बीच में कोई ऐसा इम्परमेबल लेयर आ जा रहा है जहां से वाटर अब पर्कुलेट करके नीचे नहीं जा पा रहा है। अगर यहाँ पे वाटर पर्कुलेट करके नीचे नहीं जा पा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्पोररी सैचुरेशन जोन क्रिएट हो जाएगा, एक टेम्पोररी एक्वाफर क्रिएट हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, पर्चेड एक्वाफर। इसको हम क्या बोलते हैं, पर्चेड एक्वाफर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पर्चेड एक्वाफर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पर्चेड एक्वाफर, ठीक है। आपसे ये बोला जा रहा है, जब किसी भी परमेबल सॉइल के थ्रू वाटर क्या करता है, वाटर पर्कुलेट करके नीचे जोन ऑफ सैचुरेशन में, ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है। लेकिन अगर उस परमेबल लेयर के बीच में कोई इनपरमेबल लेयर आ जाए, ठीक है, और वहां पे क्या होगा, वहां पे उस पर इनपरमेबल लेयर पे वाटर इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे टेम्पोररी एक्वाफर क्रिएट हो जाएगा। और उस टेम्पोररी एक्वाफर को हम क्या बोलते हैं, उसको पर्चेड एक्वाफर बोलते हैं। दूसरी बात, अगर हम दूसरी बात आपसे करें, सर आप एक बात बता दो, ठीक है, दूसरी बात अगर हम आपसे करें, सर कितने टाइप के एक्वाफर है, ठीक है, हमने आपसे बताया था, एक बात बता दो कि आपके पास, ठीक है, कितने टाइप के आपके जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, ठीक है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम आपसे बोले सिंपल टर्म्स में, अगर हम सिंपल टर्म्स में समझेंगे एक ही बार में, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कितने टाइप से, आपके पास एक आता है, क्या आपके पास आता है, एक्वीफर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपके पास क्या आता है, एक्विटार्ड। तीसरा आपके पास आता है यहां से एक्विक्लूड। और चौथा आपसे आता है यहां पे एक्विफ्यूज, ठीक है। अभी आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पर्च्ड एक्वाफर पे क्वेश्चन था, बट आप उससे पहले ये बता दो कि ये जो डिफरेंट टाइप के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है और इसका क्या क्या एग्जांपल। दो ही चीज पे क्वेश्चन बनता है कि आपसे डायरेक्टली क्या करेगा, आपसे डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दे देगा, आप बोल दिया जाएगा ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है, एक्वाफर होगा या फिर एक्विटार्ड होगा या फिर एक्विक्लूड होगा या फिर आपके पास एक्विफ्यूज निकल जाएगा। और या आप किसी दूसरा काम ये करवा सकता है कि आपसे इन चारों में से किसी एक का एग्जाम्पल पूछ लेगा या कोई एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा वो किसका एग्जाम्पल, एक्विटार्ड का या एक्विफर का। तो आप इस बात को बस दो पॉइंट समझना, आपको मैडम सिंपल दो बात बताएंगे केवल यहाँ पे कि सर आपको क्या करना है, इन सारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को बस दो टर्म से डिफाइन करना। एक आपके पास आएगा पोरोसिटी और दूसरा आएगा आपका परमेबिलिटी। बस इन दो बात से क्या करोगे, इन दो बात से आप चारों बात को डिफाइन कर पाओगे कि सर या तो सॉइल क्या होगा, या तो सॉइल आपके पास परमेबल होगा या तो इम्परमेबल होगा, या तो सॉइल आपके पास पोरस होगा या तो इम्पोरस होगा, ठीक है। अगर हम आपसे एक बात बोले कि सर एक और चीज आप अगर बताओ कि अगर हम बात करें कि आपके पास दो टाइप की, अगर जनरल दो क्ले की, दो टाइप के सॉइल की बात करें, तो अगर हम क्ले की बात करें, ठीक है, या फिर अगर हम सॉइल सैंड की बात करें, किसकी बात करें, सैंड की बात करें, तो अगर हम क्ले की बात करें तो क्ले की पोरोसिटी ज्यादा होती है और क्ले की पोरोसिटी ज्यादा होती है, उसकी परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम सैंड की बात करें, सैंड क्या होता है, सैंड परमेबल होता है लेकिन पोरस नहीं होता है, ठीक है। सैंड क्या होता है, सैंड होता है परमेबल लेकिन पोरस नहीं होता है। तो अगर हम आपसे यहाँ पे दो बात करें, ठीक है, दो बात कौन कौन सा, हम यहाँ पे इसी दो बात से हम क्या करें, इसी दो बात से हम चीज़ों को डिफाइन कर देंगे आसानी से। इन्हीं दो बात से क्या करेंगे, हम चीज़ों को आसानी से डिफाइन कर ले जाएंगे। एक आपके पास पोरोसिटी है और दूसरा आपके पास क्या परमेबिलिटी है, ठीक है। एक आपके पास पोरोसिटी है, दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है परमेबिलिटी, ठीक है। इन दो बात से हम क्या करेंगे, सारी बातों को डिफाइन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो सुनना, अगर हम आपसे एक बात बोले कि सर एक्वाफर क्या है, एक्विफर क्या है, एक्विफर क्या है, एक्विफर क्या है, हाईली पोरस है, हाईली पोरस एंड हाईली परमेबल, क्या है। अगर हम एक्विफर की बात करें, बस यहाँ पे एक बात समझ जाओ कि जो एक्विफर है वो क्या, हाईली पोरस है और हाईली परमेबल है। अगर हम बात करें एक्विटार्ड का, देखो अभी याद कैसे रखना, हम ये भी बताने वाले हैं कि अगर बट अभी देखो एक्विटार्ड की बात करें, एक्विटार्ड क्या है, ये क्या है, ये हाईली पोरस है
हाईली पोरस बट लेस परमेबल। ठीक है, क्या है? लेस परमेबल है। अगला पॉइंट क्या है? एक्विक्लूड का क्या मतलब है? एक्विक्लूड का मतलब है कि हाईली पोरस बट नॉट परमेबल। ठीक है, पोरस हाईली पोरस है। एक्विफेज क्या है? नीदर पोरस नॉर परमेबल। ठीक है, ये चार बात है आपके पास। ठीक है, देखो ध्यान कैसे रखना है, ध्यान ऐसे रखना है आपको, ध्यान कैसे रखना है। देखो अगर हम बात करें एक्विफर की, एक्विफर आपको याद होना चाहिए ये क्या? हाईली पोरस और हाईली परमेबल दोनों है। लेकिन अगर हम बात करें एक्विटार्ड की, ठीक है, एक्विटार्ड में जो टार्ड वर्ड है ना, इस टार्ड को हम रिलेट करेंगे रिटार्ड से। किससे रिलेट करेंगे? रिटार्ड की से। अगर आप देखो एक्विटार्ड में अगर टार्ड को हम रिटार्ड से रिलेट करें तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉइल में वाटर जो सॉइल से वाटर फ्लो हो रहा है, उस वाटर फ्लो की जो स्पीड होगी अब क्या हो जाएगा? रिटार्ड हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? जो सॉइल की परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा? पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, रिटार्डेशन का क्या मतलब है कि जो फ्लो हो रहा होगा सॉइल से, जो वाटर फ्लो हो रहा होगा उसकी वाटर फ्लो की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। मतलब क्या होगा? कम कब होगी? जब सॉइल क्या हो जाएगा? लेस परमेबल हो जाएगा। इसका मतलब हम टार्ड को रिटार्ड से रिलेट करेंगे, यहां से हमको ये निकल के आ जाएगा कि सॉइल का हो जाएगा लेस परमेबल हो जाएगा। सिंपल। अब पोरस तो रहेगा ही रहेगा। अगर हम बात करें क्लूड की, क्या एक्विक्लूड में अगर हम क्लूड पे ध्यान दें, इस क्लूड को आप रिलेट कर दो क्ले से। ठीक है, इस क्लूड को आप रिलेट कर दो क्ले से। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रॉपर्टी क्ले की होती है वही प्रॉपर्टी एक्विक्लूड की होती है, एक्विक्लूड का होता है। तो एक्विक्लूड में क्या हो जाएगा? एक्विक्लूड में क्लूड को हमने क्ले से रिलेट किया, इसका मतलब जो प्रॉपर्टी होगी, जो क्ले की प्रॉपर्टी होगी वही क्या होगा? एक्विक्लूड का प्रॉपर्टी होगा। और क्ले क्या होता है? क्ले हाईली पोरस होता है बट नॉट परमेबल होता है। क्या होता है? क्ले हाईली पोरस होता है लेकिन परमेबल नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्विक्लूड है वो हाईली पोरस तो लेकिन परमेबल नहीं है। ठीक है, और एक्विफ्यूज का क्या मतलब है? फ्यूज को हम रिलेट करते हैं रिफ्यूज से। आप फ्यूज को रिलेट कर दो किससे? रिफ्यूज से। मतलब ये क्या करेगा? ये दोनों बात को रिफ्यूज कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये तो ना तो पोरस रह गया, ना तो ये पोरस रहा और ना तो ये क्या रहा? परमेबल रहा। ठीक है, सिंपल बात है, सवाल इससे बनते हैं। ठीक है, सिंपल ध्यान रख लो। एक्विफर क्या होता है? हाईली पोरस हाईली परमेबल। एक्विटार्ड क्या होता है? टार्ड मतलब रिटार्ड मतलब परमेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब लेस हाईली पोरस और लेस परमेबल। तीसरा क्या? एक्विक्लूड है। इसका मतलब क्या? जो क्ले की प्रॉपर्टी, क्लूड मतलब क्ले की जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्विक्लूड की होती है। और क्ले क्या होता है? हाईली पोरस होता है लेकिन जीरो परमेबल, उसकी परमेबिलिटी नहीं होती है, नॉट परमेबल होता है। इसका मतलब क्या हो गया? जो एक्विक्लूड होगा वो हाईली पोरस होगा लेकिन नॉट परमेबल होगा। और अगला जो लास्ट वाला एक्विफ्यूज को हम रिलेट करेंगे रिफ्यूज से। ये दोनों प्रॉपर्टी को रिफ्यूज कर देता है। मतलब क्या? मतलब ये क्या होगा? ना तो ये पोरस रहा ना तो ये परमेबल रहा। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल का, अभी आप देखे थे क्या? अभी आपने देखा था कि जो क्ले का एग्जाम्पल था, क्या जो क्ले का एग्जाम्पल है, जो एक्विक्लूड का था, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल क्ले हो गया। ठीक है, अच्छा एक्विटार्ड क्या होगा? ठीक है, एक्विटार्ड क्या होगा? इसी क्ले में देखो इसकी परमेबिलिटी जीरो है। ठीक है, ये इम्परमेबल है, जो एक्विक्लूड है ये इम्परमेबल है। तो क्ले जो है क्ले इम्परमेबल है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सैंड मिला दे, अगर हम इसमें थोड़ा सा सैंड मिला दे तो सैंड क्या करेगा? सैंड परमेबिलिटी को अलाउ कर देगा। अगर सैंड परमेबिलिटी को अलाउ कर देगा तो हम जो क्ले में थोड़ा सा सैंड मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? सैंडी क्ले। ठीक है, आप देखो किस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि आपने देखा एक्विक्लूड का एग्जांपल क्या था? क्ले था। अब क्ले में क्या हुआ? क्ले हाईली पोरस है लेकिन परमेबल नहीं है। तो हमको क्या करना था? एक्विटार्ड में परमेबिलिटी लानी थी लेकिन कम परमेबिलिटी लानी थी। तो उसी क्ले में हमने क्या मिला दिया? उस क्ले में हम सैंड मिला दिए। तो आपके पास कौन सा सॉइल हो गया? अब आपके पास सॉइल होगा सैंडी क्ले। और सैंडी क्ले किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एक्विटार्ड का। अगर हम एक्विफ्यूज की बात करें, अब कोई रॉक ले लो, क्या रॉक ले लो? कोई रॉक। अब किसी भी रॉक का एग्जांपल ले लो तो रॉक क्या है? रॉक अपने आप में ना तो परमेबल है ना तो पोरस है, ना तो रॉक परमेबल है ना तो रॉक पोरस है। ठीक है, और एक और बात देख लो, एक्विफर देख लो। एक्विफर का क्या एग्जांपल? एक्विफर का एग्जांपल क्या है? ठीक है, एक्विफर का एग्जांपल क्या है बता दो। तो अगर हम बोले अनकंसोलिडेटेड क्ले, अनकंसोलिडेटेड सॉइल बोल दो। क्या? अनकंसोलिडेटेड सॉइल, ये क्या आपके पास है?
ये अनकंसोलिडेटेड सॉइल के आपके पास है, ये क्या है, एक्वीफर का एग्जांपल है। ठीक है, अगर एक और बात देख लो, एक और बात यहां से चेक कर लो, जो एक्वीफर, ठीक है, पोरोसिटी का मतलब क्या होता है, पोरोसिटी का मतलब क्या होता है, पोरोसिटी को रिलेट कर दो अगर किससे, आपसे इससे रिलेट कर दो, किससे, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी से। मतलब अगर सॉइल पोरस है तो उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो सॉइल पोरस होगी, जहां पे पोरोसिटी ज्यादा होगी, उस सॉइल का जो प्रॉपर्टी निकलेगी वो क्या होगा, उसके वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। और जो सॉइल ज्यादा परमेबल होगा उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उस सॉइल से इल्ड ज्यादा होगा। वाटर की इल्डिंग क्या होगी, सॉइल से ज्यादा होगी, वाटर वहां से ज्यादा इल्ड करेगा। ठीक है, तो ये सारी बात होगी। अब आप एक बार अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, ये आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ कि इसका आंसर होता था क्या, पर्ज एक्वीफर। और बाकी अगर हम इसके सोल्यूशन को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी सोल्यूशन को आप चेक कर दो, जो सारी बातें मैंने यहाँ पे बताया वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन है किसी और फॉर्म में। ठीक है, तो ये बात होगा किसका, डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, उसके साथ साथ क्या करोगे, देखो यहाँ पे जब मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो थोड़ी स्पीड कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी और चीजें बताते चलूंगा आपको, ताकि क्या हो, ताकि आपको एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले, उसके बाहर अगर कोई बात उससे रिलेटेड मिले तो आप उसको भी क्या कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो एक्वीफर पे, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और इसी से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। अगले क्वेश्चन बात क्या, अगले क्वेश्चन पे आते क्या, ठीक है, व्हाट इज द लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑफ द रिकमेंडेड, क्या ऑफ द रिकमेंडेड बाय द IRC फॉर द रोड इन प्लेन टेरेन। ठीक है, प्लेन टेरेन के लिए क्या होगा, प्लेन टेरेन के लिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, किसके वैल्यू पे, लिमिटिंग ग्रेडियंट की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, अगर हम लिमिटिंग ग्रेडियंट की बात को लें तो प्लेन टेरेन में किसके लिए, प्लेन टेरेन के लिए लिमिटिंग ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होती है, 5% होती है। ठीक है, अगर ये आपको टेबल देख लो 5, 6, 7% होती है। 5% किसके लिए होता है, प्लेन टेरेन के लिए। प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए कितना होता है, 5% होता है। माउंटेनियस और स्टीप टेरेन मोर देन 3000 मीटर एबव द MSL, मतलब जिसकी RL क्या हो, 3000 मीटर से ज्यादा हो, वहां पे क्या होता है, 6% होता है। और जिसकी RL माउंटेनियस एंड स्टीप स्लोप, जिसकी RL क्या 3000 से कम हो, उसका मतलब क्या होता है, 7% होता है। ठीक है, तो आपके पास ये सोल्यूशन, ये चेक कर लेने एक बार क्या। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 5% हो जाएगा। व्हाट इज द लिमिटिंग ग्रेडियंट बाय IRC ऑफ द रोड इन प्लेन टेरेन। अगर प्लेन टेरेन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। बाकी आप देखो प्लेन और रोलिंग के लिए कितना होता है, 5% होता है। माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन मोर देन 3000 मीटर एबव MSL, अगर जिसकी RL की वैल्यू 3000 से ज्यादा होती है, वहां पे 6% होता है। बाकी स्टीप टेरेन के लिए, अगर स्टीप टेरेन अप टू 3000 मीटर हाइट एबव द MSL, जिसकी RL 3000 से कम होती है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे 7% होता है। ये 5, 6, 7 ये वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। इन तीनों पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इवन इन तीनों का छोड़ो, आपको ये टेबल भी साथ में रटी होनी चाहिए। अभी हमने आपसे बात किया था रूलिंग ग्रेडियंट का, आपको रूलिंग ग्रेडियंट के साथ साथ लिमिटिंग ग्रेडियंट के साथ साथ रूलिंग ग्रेडियंट और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की भी टेबल आपको ध्यान होनी चाहिए। तो आप देख लो, जो रूलिंग ग्रेडियंट है वो कितना 3.3% है प्लेन के लिए, प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए। बाकी इसके लिए 5% है, फिर यहाँ पे 6% है। और लिमिटिंग ग्रेडियंट बात करें यही 5, 6, 7 हो जाता है। बाकी एक्सेप्शनल ग्रेडियंट यहाँ पे 6.7 और 7 और 8% हो जाता है। ये पूरा टेबल आपको ध्यान होना चाहिए। हर पॉइंट पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इसीलिए रखा गया है कि आप इस क्वेश्चन के थ्रू इस पूरी टेबल को एक बार क्या करो, इस पूरी के टेबल को आप रिकॉल कर पाओ। क्या कर पाओ, इस पूरी टेबल को आप एक बार रिकॉल कर पाओ, इसको आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है, ये टेबल आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। हाईवे का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जेईई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन चेक करने गया, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, ठीक है, टू प्रिवेंट क्रीप इन रेल द स्टील स्लीपर आर फिक्स विद द रेल्स बाई, कितने एंकर की लगे होते हैं। अगर हम स्टील स्लीपर में कितने 4 नंबर ऑफ एंकर की लगे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना 4। ठीक है, तो स्टील स्लीपर होता है। स्टील स्लीपर का क्या प्रॉपर्टी निकल के आती है, इट इज यूज्ड फॉर द स्टैंडर्ड रेलवे ट्रैक एंड टर्न आउट सब्जेक्टेड टू मीडियम और हैवी एक्सल लोड। जहाँ पे जो एक्सल क्या है, मीडियम टू हैवी एक्सल लोड लग रहा है, वहां पे क्या करेंगे, वहां पे इससे क्या, इससे क्रीप भी प्रिवेंट हो रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, 4 एंकर की हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो स्टील स्लीपर होते हैं वहां पे क्या कर रहे हैं, स्टील स्लीपर में तो क्या करते हैं, स्टील स्लीपर में क्या करते हैं, 4 नंबर ऑफ क्या करते हैं, 4 नंबर ऑफ एंकर की प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके पास है, ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या, सो मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपसे ये पूछा जा गया
कि स्टोन पे किए जाने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ ये टेस्ट है, ठीक है, जो आप स्टोन पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और यहीं पे सारे टेबल कवर हो जाएंगे। अगर आप देखो स्मिथ टेस्ट किसके लिए होता है? स्मिथ टेस्ट आपके लिए किसके लिए होता है? स्मिथ टेस्ट होता है ड्यूरेबिलिटी के लिए, ठीक है। स्मिथ टेस्ट किसके लिए होता है? स्मिथ टेस्ट होता है ड्यूरेबिलिटी के लिए, ठीक है। ये हो गया किसके लिए? ड्यूरेबिलिटी के लिए हो। बराड टेस्ट किसके लिए होता है? फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। हार्डनेस टेस्ट आपको पता है मोएसिस के लिए होता है, ठीक है। और एट्रिशन टेस्ट किससे करते हैं? डेविल टेस्ट करते हैं। ये क्या होता है? ये क्वेश्चन किस पे? स्टोन के टेस्टिंग पे। तो स्मिथ टेस्ट किस पे करते हैं? ए का हो गया 2। स्मिथ टेस्ट किसके लिए? ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है। बराड टेस्ट किसके लिए? बराड टेस्ट किसके लिए हो गया? ये हो गया आपका फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम करते हैं। और सी क्या है? हार्डनेस टेस्ट हम किससे करते हैं? मोएसिस से चेक करते हैं। सी का 4 हो गया। और डी का कौन सा हो गया? डी का हो गया कौन सा? एट्रिशन टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट है? डेविल टेस्ट है। 2 1 4 3। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, ठीक है। आंसर कितना जाएगा? 2 1 4 3। ये आपको हो गया आंसर 2 1 4 3, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करना है? ये सारे टेस्ट इस टेबल में मेंशन है। जितने जो भी टेस्ट हम स्टोन पे परफॉर्म करते हैं वो सारे टेस्ट यहाँ पे मेंशन है। आपको क्या करना है? आपको इन सारे टेस्ट को एक ही बार में आप क्या करो? इस टेबल से याद कर लो, ठीक है। एसिड टेस्ट किसके लिए? देख लो, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस के लिए हम क्या करते हैं? एसिड टेस्ट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? एसिड टेस्ट करते हैं। आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक बेस है। तो एक बेस को पता करने के लिए हम क्या करेंगे? एसिड यूज करेंगे। तो एसिड टेस्ट किस लिए करते हैं? टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आप देखो स्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट तो प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं? एसिड टेस्ट करते हैं। अब आप देखो एट्रिशन टेस्ट किस लिए करते हैं? अगर हम क्या करते हैं? स्टोन का वियर एंड टियर चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? एट्रिशन चेक करते हैं, एट्रिशन टेस्ट करते हैं। और वो किस टेस्ट से करते हैं? टेबल में वो गिवन था तो किससे करते हैं? डेविल टेस्ट से करते हैं। क्या करते हैं? डेविल टेस्ट आपके पास है। तो अगर आपसे बोले एट्रिशन टेस्ट से हम क्या चेक करते हैं? तो जो स्टोन की वियर एंड टियर, क्या स्टोन की जो वियर एंड टियर उसको हम किससे चेक करते हैं? एट्रिशन टेस्ट से चेक करते हैं। और अगर हम बात करें क्रशिंग टेस्ट में क्या करते हैं? हम स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। क्रशिंग टेस्ट में हम स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होता है? कि क्या होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ? रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ग्रेजुअल लोडिंग। क्या रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ग्रेजुअल लोडिंग को क्या बोलते हैं? क्रशिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। और क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए डायरेक्टली क्या आपके पास है? क्रशिंग टेस्ट है, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए डायरेक्टली आपके पास क्रशिंग टेस्ट है। फिर क्या क्रिस्टलाइन टेस्ट क्या है? ठीक है, क्रिस्टलाइन टेस्ट क्या है? ठीक है, क्रिस्टलाइन टेस्ट में क्या चेक करते हैं? कि आपको वेदरिंग एक्शन से क्या स्टोन में कोई डीके देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब इसमें भी क्या ये ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हो गया। क्रिस्टलाइन टेस्ट क्या है? टू फाइंड द डीके ऑफ द स्टोन ड्यू टू वेदरिंग एक्शन की वजह से जो स्टोन में जो डीके हो रहा है उसका क्या करते हैं? उसको हम किससे करते हैं? क्रिस्टलाइन टेस्ट से करते हैं। ब्रॉड टेस्ट आपको बता दिया किसके लिए? फ्रीजिंग एंड थॉइंग के लिए। फ्रीजिंग एंड थॉइंग रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रॉड टेस्ट करते हैं किसके लिए? फ्रॉस्ट एक्शन के लिए। फ्रीजिंग एंड थॉइंग रेजिस्टेंस, ठीक है। हार्डनेस टेस्ट आपको पता है क्या? हार्डनेस टेस्ट पता है क्या करना है? कि स्टोन का हार्डनेस चेक करने के लिए। फिर इंपैक्ट टेस्ट है क्या करने के लिए? टफनेस चेक करने के लिए। टफनेस क्या होगा? रेजिस्टेंस अगेंस्ट द क्या हो गया? रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इंपैक्ट लोडिंग, ठीक है। तो टफनेस हो गया। तो वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट करते हैं, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मिथ टेस्ट। क्या है? स्मिथ टेस्ट किसके लिए करते हैं? टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर ऑफ द सैंपल, ठीक है। स्टोन में कोई सॉल्युबल मैटर तो प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? स्मिथ टेस्ट करते हैं। ये सारी बात आपको ध्यान होनी चाहिए और ये सारी बात इस टेबल में मेंशन है, ठीक है। ये सारी बात इस टेबल में मेंशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस पे था? स्टोन के टेस्ट पे था। ये सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया? लास्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? इन ए कैंटिलीवर बीम टेंसाइल मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। कैंटिलीवर बीम में टेंसाइल मेन रेनफोर्समेंट, जो मेन रेनफोर्समेंट है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट वहां पे कहां पे प्रोवाइड करते हैं? किस फेस पे प्रोवाइड करते हैं? तो आपको पता है कि जो कैंटिलीवर बीम होती है, कैंटिलीवर बीम में जो अपर फेस होता है, ठीक, जो अपर फेस होता है, टॉप फेस होता है, वहां पे क्या होता है? वो टॉप फेस पे कौन सा फोर्स आ रहा है? टॉप फोर्स में कौन सा जोन आता है? वो टेंसाइल जोन होता है। और अगर टेंसाइल जोन होता है तो क्या होगा? वहां पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे? टॉप जोन पे प्रोवाइड कर देंगे। कौन सा? टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ठीक है, ऑन द टॉप और अपर फेस ऑफ द बीम, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कैंटिलीवर बीम है तो जो टेंसाइल मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? टॉप फेस पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, तो हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? स्टील मेन रेनफोर्समेंट, टेंसाइल मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे कहाँ पे? बॉटम में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? टॉप पे प्रोवाइड करेंगे। क्यों प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि अपर फाइबर्स जो होंगे सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। क्योंकि अगर हम बात बोले कैंटिलीवर बीम की, ठीक है, अगर हम कैंटिलीवर बीम की बात बोले
तो ये कैंटिलीवर बीम बनेगा। अब कैंटिलीवर बीम पे अगर कुछ लोडिंग इस तरीके से होगा तो जो अपर यहाँ पे क्या होगा, अपर फेस पे टेंशन आएगा और बॉटम फेस पे कंप्रेशन आएगा। अगर अपर फेस पे टेंशन आएगा तो हम जो अपना टेंसाइल मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, अपर फेस पे। सिंपल सा बात ध्यान रखो, जहां पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा वहां पे टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। कैंटिलीवर बीम में टेंसाइल स्ट्रेस आएगा अपर फेस पे, तो अपर फेस पे प्रोवाइड कर देंगे। और अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो जो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा कहाँ पे आएगा, बॉटम पे आएगा। अगर सिंपली सपोर्टेड में टेंसाइल स्ट्रेस बॉटम पे आएगा तो रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, बॉटम में प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया किसका सवाल। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना है। आपको पता है कि साइड फेस रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड व्हेन डेप्थ ऑफ द वेब ऑफ द बीम एक्सीड। जब डेप्थ ऑफ द बीम कितना हो, 750 mm से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और कहां पे प्रोवाइड करते हैं, बीम के दोनों फेस पर प्रोवाइड करते हैं। कितना प्रोवाइड करते हैं, 0.1% प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर बीम पे अगर टॉर्सन भी अप्लाई हो रहा हो, अगर बीम पे क्या हो रहा है, बीम पे टॉर्सन भी अप्लाई हो रहा होगा तो क्या करेंगे, तो हम साइड फेस रेनफोर्समेंट का प्रोवाइड करेंगे जब बीम की डेप्थ 450 mm से एक्सीड कर जाएगी। अगर इसका मतलब क्या हो गया कि अगर नॉर्मल बीम है उस पर टॉर्सन अप्लाई नहीं हो रहा है तो डेप्थ ऑफ द बीम जब 750 mm से ज्यादा होगी तो साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपके बीम पे टॉर्सन भी अप्लाई हो रहा है तो यही क्या हो जाएगा, यही वैल्यू रिवाइज होकर 450 हो जाती है। कब, जब बीम पे टॉर्सन भी अप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे टॉर्सन की बात करा नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे टॉर्सन की बात नहीं की जा रही है तो आंसर कितना जाएगा, 750 mm में जाएगा। और ये सारी बात इसके बाद इससे यहाँ पे मेंशन है, क्या मेंशन है कि वेयर द डेप्थ ऑफ द वेब इन द बीम एक्सीड 750 mm व्हेन द बीम इज नॉट सब्जेक्टेड टू टॉर्सन। यहाँ पे मेंशन है कि अगर बीम पे कोई भी टॉर्सन अप्लाई नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे जब डेप्थ ऑफ द बीम कितना हो जाए, 750 mm से ज्यादा हो जाए। लेकिन अगर वहीं पे टॉर्सन अप्लाई हो रहा होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाए, ये वैल्यू रिवाइज होकर कितना हो जाएगा, 450 mm हो जाएगा। और कैसे प्रोवाइड करते हैं, 0.1% ऑफ द वेब एरिया होता है और डिस्ट्रीब्यूट इज इक्वली ऑन द बोथ साइड ऑफ द फेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कितना होता है, 0.1% होता है किसका, वेब एरिया का। और उसको क्या इक्वली 0.1% ऑफ वेब एरिया को हम क्या करते हैं, ये जो स्टील की वैल्यू निकल के आई इसको दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं, दोनों फेस पे क्या करते हैं, इक्वली प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया कौन सा क्वेश्चन, साइड फेस रेनफोर्समेंट। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आईएस स्पेसिफिकेशन मैक्सिमम पिच ऑफ द रिवेट इन कंप्रेशन इज, तो मैक्सिमम पिच की वैल्यू कितना निकल के आती है कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन जोन में मैक्सिमम पिच की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 12T या 200 mm। ठीक है, कितना, 200 mm या फिर 12T। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आती है कितना, 200 mm या 12T। तो कितना होना चाहिए, ये 200 mm या 12T से कम होना चाहिए। बाकी ये सारी टेबल वापस से मैं वही बात बोलूंगा, सवाल यही नहीं पूछा जाएगा आपसे। अभी कंप्रेशन जोन में पूछा गया, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता किसमें, मैक्सिमम पिच ऑफ द बोल्ट और रिवेट इन कंप्रेशन जोन, जो आपको पता है मिनिमम ऑफ द 12T या 200 mm होता है। ठीक है, अगर आपसे टेंशन जोन में सवाल पूछ लिया तो टेंशन जोन के लिए फॉर्मूला 16T या 200 mm। ठीक है, अगर आपसे बोल्ट जो अगर वो स्टैगर्ड बोल्ट है, क्या है, स्टैगर्ड बोल्ट है, तो यही वैल्यू कितना जाएगा, 1.5 टाइम्स हो जाता है। ये वैल्यू जो आपने कंप्रेशन जोन के लिए ये दोनों में क्या करोगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे। कब, अगर आपसे स्टैगर्ड बोल्ट, क्या पूछा जाए, स्टैगर्ड बोल्टिंग। ठीक है, इफ द बोल्ट आर स्टैगर्ड द मैक्सिमम पिच ऑफ द कंप्रेशन जोन, हमने क्या किया था, 1.5 से मल्टीप्लाई करो दोनों वैल्यू में। तो अगर टेंशन के लिए पूछा जाए तो 12T का 18T हो जाएगा और 200 का 300 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे टेंशन जोन में पूछा जाए तो 16T का 24T हो जाएगा और अगेन 200 का क्या हो जाएगा, 300 mm हो जाएगा। बाकी आपसे यहाँ पे मेंशन है कि मिनिमम एंड एंड एज डिस्टेंस कितना होता है, मिनिमम एंड एंड एज डिस्टेंस कितना होता है, 1.5 टाइम क्या होता है, डायमीटर द बोल्ट होल। ठीक है, जो बोल्ट होल की डायमीटर, जो बोल्ट होल का डायमीटर होता है उसका 1.5 टाइम होता है। लेकिन किस केस में, जब मशीन कट बोल्ट आप यूज कर रहे हो। दूसरा, जब आपके पास हैंड कट एलिमेंट होगा तो उस केस में कितना हो जाएगा, 1.7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, समझना इस बात को। अगर मशीन कट होगा तो ज्यादा प्रिसाइज कटिंग होगी और ज्यादा प्रिसाइज कटिंग होगी तो ये वैल्यू क्या, जो एज या एंड डिस्टेंस उसको हम कम भी रखेंगे तो काम चल जाता है। हम कितना रखते हैं, 1.5D। और अगर आपके पास मशीन कट के जगह पे हैंड कट एलिमेंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे कितना जाएगा, 1.7 टाइम होता है। ये सारी बात आपको ध्यान होनी चाहिए क्योंकि सारे बात पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैक्सिमम एंड एंड एज डिस्टेंस कितना, 12T होता है, 12T होता है किसके लिए, 250 के लिए। तो यहाँ पे 12T एप्सिलॉन, जहाँ पे एप्सिलॉन के लिए होता है √250/FY। तो अगर आपसे माइल्ड स्टील के लिए पूछा जाए, माइल्ड स्टील के लिए मैक्सिमम एंड और एज डिस्टेंस पूछा जाए कितना जाएगा, 12T हो जाएगा। कितना, 12T हो जाएगा। तो ये सारा टेबल आपको ध्यान में देना चाहिए। ठीक है, ये सारी टेबल आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखना, द थिकनेस ऑफ द वेब ऑफ अनस्टेपन्ड प्लेट ग्रेडर विथ क्लियर डिस्टेंस D बिटवीन द फ्लैंज शैल नॉट बी लेस देन, तो D/1 कितना था, D/85 होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है,
कितना होता है डी अपॉन, हाँ ए ऑप्शन, ठीक है, सॉरी कितना बी, कितना होगा डी अपॉन 85। अनस्टिपेंड के केस में, अनस्टिपेंड बीम के केस में क्या करते हैं, प्लेट ग्रेडर के केस में क्या करते हैं, कितना होता है जब डी अपॉन 85 होता है तो कोई भी स्टिफनर प्रोवाइड नहीं करते हैं। जब प्लेट ग्रेडर का जो विड्थ होती है कितनी होती है, जो थिकनेस होती है वो डी अपॉन 85 से कम होती है तो आपको कोई भी स्टिफनर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। बाकी इससे रिलेटेड ये वापस वही सारी टेबल है, ठीक है, सारा टेबल यहाँ पे गिवन है। अगर डी बाई टी का जो डी बाई टी रेशियो है वो कितना 85 से कम है, कितना डी बाई टी रेशियो अगर 85 से कम है तो कोई भी स्टिफनर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। डी बाई टी डब्ल्यू की रेशियो कितना, अगर 85 से कम है तो कोई भी स्टिफनर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर डी बाई टी की वैल्यू कितना 85 से 200 के बीच में, कितना 85 से 200 के बीच में, तो आप क्या करोगे ओनली वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करोगे। और अगर डी बाई टी डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 200 से 250 के बीच में निकल के आती है तो क्या करोगे वर्टिकल स्टिफनर के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी प्रोवाइड करते हो। और उस हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का जो डेप्थ है, कितना, जो डिस्टेंस है कहाँ से, अपर लेयर से, कितना होना चाहिए 0.5 होना चाहिए, कितना 0.2 डी होना चाहिए, 0.2 डी होना चाहिए, ठीक है। और अगर डी बाई टी डब्ल्यू की जो रेशियो, ये जो रेशियो 200 से 400 के बीच में आ जाए, कितना 200 से 400 के बीच में आ जाए तो वर्टिकल स्टिफनर के साथ साथ 2 हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। उसमें से जो पहला हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होता है वो कितने डिस्टेंस पे होता है, 0.2 डी के डिस्टेंस पे होता है। और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होता है वो कहाँ पे होता है, मिड में होता है, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई स्टिफनर से। इसी टेबल से सवाल पूछेगा। अभी आपसे क्या पूछा गया है कि अनस्टिफेंड किसके लिए, द थिकनेस ऑफ वेब फॉर अनस्टिफेंड प्लेट ग्रेडर। कौन सा प्लेट ग्रेडर, अनस्टिफेंड। अनस्टिफेंड का क्या मतलब है, वहां पे कोई भी स्टिफनर प्रोवाइड नहीं किया गया है तो डी बाई टी रेशियो कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, टी की वैल्यू पूछा गया था, डी बाई 85 हो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल क्या करेंगे, अगले क्लास में भी हम इसी मॉक को अटेम्प्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से मॉक को अटेम्प्ट करना है। देखो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, ये सारे क्वेश्चन अगर हम इसमें से बात करें अगर आप क्या कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन को क्या करना, पहले अटेम्प्ट में भी आप क्या कर सकते हो, पहले गो में भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो ऐसा कैलकुलेशन न्यूमेरिकल बेस, ये 2 क्वेश्चन है जिसको आप बात के लिए रख सकते हो, बाकी एसएससी जेईई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट गो में जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे उसको अटेम्प्ट करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे पेपर अटेंड करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ बाकी सारे पॉइंट को भी एक साथ समझाते चल रहा हूँ ताकि अगर एग्जाम में उन पॉइंट से भी क्वेश्चन बने तो आप क्या करो एग्जाम में उसको आसानी से सॉल्व करो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हो, ठीक है, इसको आप परचेज कर लो। एसएससी जेईई का जो पेपर 1 है, जो पहले पेपर के लिए जो टेस्ट है वो उसका प्राइस 399 है, आप उसको क्या कर सकते हो इजीली परचेज कर लो। सो थैंक यू एवरीवन।